और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको दिनेश शर्मा जी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जुड़ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, हमने तस्वीरें दिखाई कुछ देर पहले कि मजदूर अभी भी पैदल वहां से चल रहे हैं, बसें खड़ी हैं और अब तो बसें लौटने भी लगी हैं। क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई दिनेश जी? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से इस कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद लोग अपने वहाँ रहे, कुछ प्रदेश ऐसे थे जिन्होंने जो प्रवासी श्रमिक थे उनकी चिंता नहीं करी। उनको जो भोजन देना चाहिए था, उनको जो तनख्वाह देनी चाहिए थे, जो उनको राशन का के किट्स देने चाहिए थे, वो उनको नहीं दिया गया। जो उनका इलाज होना चाहिए था, जो बीमार होते हैं उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। इससे घबरा कर कई जगहों पर और कई जगह अपने घरों की याद आई। तो उसके नाते भी मतलब दोनों तरीके से दोनों प्रकार हो सकते हैं। उन लोग ने पलायन किया उस प्रदेश से और वो अपने वतन को, जो वतन बोलते हैं वो इस चीज़ को, कि अपने घर को वो वापस आने के लिए मजबूर हुए। अब प्रश्न वहाँ पर यही आ रहा है कि एक तरफ तो महाराष्ट्र में लाखों लोग सड़क पे हैं, पंजाब में तड़फ रहे लोग, राजस्थान में गली कूचों में। आज मैं भी एक आपके चैनल के पहले ही आपके चैनल पे भी था और दूसरे और चैनल पे भी देख रहा था कि राजस्थान पे पैदल चलने वाले लोग ये कह रहे थे कि उनको खाना नहीं दिया गया, उनको पहुंचाने के लिए नहीं, अब वो पैदल चलें या साइकिल से, यही उनकी मजबूरी है। ये सारी स्थितियों के बावजूद कुछ लोग जो है वो सीधे ये कहें कि हम बस लेकर आए हैं। बस लेकर आप आए हैं, पहले आपने सूची के लिए कहा गया, तो आपने कहा कि लखनऊ में हम बस नहीं दे पाएंगे। उसके बाद कहा गया कि हम गाजियाबाद और नोएडा में बस दे पाएंगे। जब गाजियाबाद नोएडा के लिए पूछा गया तो कहा कि हमारे तो राजस्थान बॉर्डर पे बसें खड़ी हैं। जब बसों की सूची मांगी गई तो उन बसों में से 460 वाहन ऐसे पाए गए जिनके जो फर्जी थे। 297 बसें तो कबाड़ की थी, सड़क पर चलने लायक ही नहीं थी, फिटनेस का प्रमाण पत्र तक उनके पास में नहीं था। क्या हम असुरक्षित ले जाते कर्मचारियों को, असुरक्षित ले जाते अपने जो हमारे श्रमिक हैं उनको? कुछ बसें ऐसी थी जो 3 व्हीलर थे, 98 तो 3 व्हीलर और कार के सूची थी। उसके अलावा 68 वाहन ऐसे थे जिनके कागज नहीं थे। बिना कागज के हम कैसे उनको ले जाते? प्रश्न ये है कि कितनी बसें आई, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आपने जो सूची दी उसी में इतना बड़ा फ्रॉड था। आप कहते हो कि 8 साढ़े 8 बसें 100 बसें हमारी आई। अगर 8 साढ़े 800 बसें आपकी हम मान भी लें तो शुरू में ही 460 से ऊपर बसें, 492 के आसपास बसें आपकी ऐसी निकल रही जो एक तरीके की लीगल नहीं है, जो चलने के योग्य नहीं है। हाँ। अब ऐसी बसों को लेके क्या हम असुरक्षित यात्रा करेंगे क्या अपने कर्मचारियों की? अभी आपके चैनल की मैं रिपोर्ट देख रहा था, रिपोर्ट में बस के ड्राइवर तक को खाना नहीं मिला है, चाय पानी नहीं मिली है, उनका किसी प्रकार कोई चिंता नहीं हुई है जो बसों को लेकर आए। इससे क्या आप उम्मीद करते हो कि जो कर्मचारियों का हम लोग जो बसों पे ले जाते हैं उनको हम खाना देते हैं, उनको किट देते हैं, उनकी उपचार के लिए उनका मेडिकल परीक्षण कराते हैं, जरूरी होता है तो उनको दवा देते हैं, तब उनको लेकर जाते हैं। ये सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता था। लेकिन ये कांग्रेस के जो बसें लाने का काम किया है, कांग्रेस ने अपनी बसें नहीं लाई, वो राजस्थान सरकार की बसें लाए। क्या वो जो अपने ड्राइवर को खाना पानी नहीं दे सकते तो क्या वो बसों में जो श्रमिक को ले जाते हैं उनको खाना भोजन पानी देते? क्या उनकी वो चिंता करते? क्या तमाम ऐसे प्रश्न हैं कि असुरक्षित यात्रा को हम किसी भी कीमत पर स्वीकृति नहीं दे सकते थे। लेकिन इसलिए ये पॉलिटिकल स्टंट के रूप में देखने में सामने आया। आप इसको पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इस स्टंट से आगे का है। वो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं बसों पर इनकी देखरेख नहीं की जा सकती, तो जो पैदल चल रहे हैं सड़कों पर उनकी भी देखरेख कोई नहीं कर रहा है। प्रियंका वाड्रा खुद ही सामने आई और उन्होंने कहा कि कई ऐसा हो सकता है कि बसें ना हो, कुछ बसें हैं 500-600। एक सवाल सर जो कि सामान्य विवेक की वजह से हर कोई पूछ रहा है वो ये कि चलिए 300-400 फर्जी था, जो भी था, अगर 500 बसें भी खड़ी थी, उनमें मजदूर इस वक्त घर लौट रहे होते तो क्या भला नहीं होता उनका? इसको रोकने की जवाबदेही किसकी होगी? अंजना जी, आपको मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी दे के चुका हूं कि वो एक असुरक्षित यात्रा कैसे करने की अनुमति दें अपने प्रदेश में? कैसे हम दे सकते हैं उनको असुरक्षित यात्रा की अनुमति? क्योंकि वो खुद से जिन बसों से आए हुए हैं वो कांग्रेस की अपनी बसें नहीं, वो सरकारी बसें हैं और सरकारी बसों में सरकार ने गारंटी नहीं ली है कि हम इनको लेकर जाएंगे। और उन्होंने किसी प्रकार की और व्यवस्था जो बसों में प्रवासी यात्रियों को ले जाने के लिए होती हैं उनको उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने केवल हर पॉइंट पे कि पहले चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखने से पहले ही मीडिया को उन्होंने दे दिया
फिर दूसरी चिट्ठी लिखी, उससे पहले ही मीडिया को उन्होंने देने के बाद उन्होंने कहा कि हम लखनऊ नहीं आ सकते, हम गाजियाबाद और नोएडा आएंगे, वहां पर भी नहीं पहुंचे। उसके बाद कहा कि हम आगरा आएंगे। अब इस प्रकार की स्टंटबाजी में जब उनकी तीसरी जब उनसे सूची पूरी मांगी गई तो पता चला कि पूरे दिन का निरीक्षण करने के बाद 460 बसें ऐसी थी जो जाने योग्य नहीं थी। तो ऐसे में हम रिस्क कैसे उठा सकते हैं? हम अपने श्रमिकों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सरकार हैं, हम कोई निजी व्यक्ति नहीं हैं कि हम निजी व्यक्ति घोषणा करते हैं और फोटो खिंचा के एक मीडिया का ट्रायल ले लें और ट्रायल लेने के बाद अपनी बात से मुकर जाएं। हर बिंदु पर अपनी बात से मुकरना ये एक शुमार बन चुका है ऐसे लोगों का जो बस को ले जाने की बात कर रहे हैं। आप देखो कि राजस्थान सरकार अगर इतनी चिंतक थी, हाँ। तो मेरा प्रश्न उनसे है और आपके माध्यम से प्रश्न है कि अगर इतनी शुभचिंतक थी तो राजस्थान की गलियों में आज सारे चैनल से दिखाया है कि लोग टहल रहे हैं और उनको जाने के लिए उनके पास में साधन संसाधन नहीं है। हम माला लेकर हाथ में खड़े होंगे कि आदरणीय सचिन पायलट जी आवे, आदरणीय अशोक गहलोत जी आवे, उनका स्वागत करेंगे। अगर वो हमारे जो राजस्थान में टहलने वाले श्रमिक हैं उनको बसों से लाकर बॉर्डर पे हमसे बात करें और हम दोनों विचारों का आदान प्रदान करके, अपनी सूचियों का आदान प्रदान करके उनको बॉर्डर पर उनका स्वागत करेंगे। अगर उनको इतनी उनके पास साधन संसाधन ज्यादा हो गए तो पंजाब जाके हमारे श्रमिकों को ले आए, जहां पर वहां के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी उनको भोजन नहीं दे पा रहे, उनकी चिंता नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में जाकर देखें जो संक्रमण फैलता जा रहा है, भयावह स्थिति जहां पर हो गई है। ये काम आप करते नहीं है। आप एक पॉलिटिकल जो वेटेज के लिए आप कांग्रेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाते हैं। आप सरकार हैं, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। आप अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के कोई काम करना चाहते हैं तो हम बस किसकी है? हम किससे बात करेंगे? हम बस प्रियंका गांधी जी की नहीं है, बस कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बस राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार ने किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया है, राजस्थान सरकार ने कोई लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया है, इसलिए हम बस का प्रश्न कहां से आता है? तो कुछ ही देर में सचिन जी मेरे साथ होंगे, मैं उनसे ये सवाल आपका जरूर पूछूंगी। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है दिनेश जी वो यही कि क्या प्रियंका वाड्रा की जगह अगर अशोक गहलोत आपको 1000 बसों का ऑफर देते तो आप स्वीकार लेते? नहीं, हमें जरूरत होगी उनकी, हम 1000 नहीं 2000 बसें स्वीकार करेंगे। हमें जरूरत होगी, हमारे पास, आपको अंजना जी जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा साधन संसाधनों को इकट्ठा किया है और उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। हम 1000 से ऊपर ट्रेनों को उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। कोई राज्य नहीं, राजस्थान भी सैकड़ा पार नहीं कर पाया है। हम 27,000 बसों को चला के और श्रमिकों को लाने का काम कर रहे हैं। हम 6.5 लाख बसों के द्वारा 10 लाख हम ट्रेन के माध्यम से अपने श्रमिकों को लेकर आए हैं। उनको क्वारंटीन कराया है, उनकी मेडिकल चेकअप कराया है, उनकी स्केलिंग कराई है कि भविष्य में उनको हम रोजगार दे सकें, इसके लिए उनकी स्केलिंग कराई है। ये हमारे मुख्यमंत्री का जो विजन है वो ये नहीं है कि केवल हम उनको लाकर उनके घरों में छोड़ दें। उनका विजन यही है कि उनको हम भोजन दें, उनको भोजन के किट्स दें, किट्स देने के बाद में उनके नाम को अलग से दर्ज करके कि वो कौन सा किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, उनको हम दर्ज करते हैं, उनकी स्केलिंग कराते हैं कि भविष्य में जब क्वारंटीन का 14 दिन का उनका समय पूरा हो जाए तो उसके बाद हम किस रोजगार में उनको एडॉप्ट करा सकते हैं। इसकी सारी व्यवस्था हमने करी है। इसलिए ये एक प्रोसेस के तहत हम श्रमिकों को लाने का काम कर रहे हैं। अब ये इतने ज्यादा अगर इनके पास हो गए हैं तो राजस्थान के श्रमिकों के लिए आवे, ये पंजाब के लिए आवे, ये महाराष्ट्र के लिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार अपनी बसों को प्राइवेट व्यक्तियों को दे देता है। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि वो एक व्यक्ति के को सरकार बना देता है। सरकार कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं है। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं। प्रियंका गांधी जी सरकार नहीं, आप कहती बसें ले आओ। हम उनसे बसें किसकी जिम्मेदारी पे लाएंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा कि बस की दुर्घटना हो जाती है? स्वीकारेंगे ही नहीं मदद, इसीलिए तैयारी नहीं थी बसों की और बाद में राजस्थान सरकार की बसें ली। क्या कह रहे हैं आप? ये अगर अंतर्यामी है, इस प्रकार की बातें सोच ले रहे हैं तो इनका दुखद है। अगर हमको स्वीकारना नहीं होता तो हम लिस्ट नहीं मांगते। हमने लिस्ट मांगा था, ये समझिए कि कांग्रेस अपनी बसों को देने जा रही है, उसकी जिम्मेदारी लेगी। लेकिन जिम्मेदारी कहां कांग्रेस ले सकती है? सरकार की बसें हैं राजस्थान सरकार की, और जिम्मेदारी कांग्रेस कैसे ले सकती है? जिम्मेदारी राजस्थान सरकार लेती, और राजस्थान सरकार लेती तो एक प्रोसेस को अडॉप्ट करती। जो एक सरकार को दूसरे सरकार के साथ प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए, क्या प्रोसीजर को अडॉप्ट किया क्या राजस्थान सरकार ने? राजस्थान सरकार ने एक बार भी कहा
कि हम अपने बसों को आपको देना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे बसों को मांगा? हमारे काम में अड़ंगा डालना, हम जो अच्छा काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष में उनके काम की चर्चा है इस समय कि योगी जी के नेतृत्व में किस तरीके से कोरोना संक्रमण का जो जंग है उसको लड़ा गया है। इस पूरी जंग को वो लड़ रहे हैं, पूरे समय 24 घंटे रह के अपने पिताजी के क्रिमेशन तक में नहीं जाते जाते हैं। वो कोरोना की जंग लड़े, इसके लिए अपने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए वो अपने समय को देते हैं। अपने पिताजी के वहां पर ना जाके वो पूरा समय यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद उसमें डिस्टर्ब करने के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कहाँ कर रही है, इस प्रकार का पॉलिटिकल स्टंट केवल मीडिया की जो हाइट है उसको क्रिएट करने के लिए इस प्रकार का कृत्य उचित नहीं है और संक्रमण काल है। इससे विपक्ष को बचना चाहिए, विपक्ष को सरकारी काम में बाधा नहीं डालना चाहिए और फर्जी सूचियों को देना ये जघन्य अपराध है, घोर अपराध है, क्रूर मजाक है ये श्रमिकों के साथ में। अब तो उनके निजी सचिव पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है दिनेश जी। मजाक है ये। अब तो उनके निजी सचिव पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नहीं, देखिए एफआईआर क्या हुआ, कानूनी कार्रवाई क्या, देखिए कानून अपना काम करता है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जहां पे कानून का उल्लंघन होगा कानून अपना काम करेगा। जो भी अगर कोई फर्जी काम करेगा तो राजस्थान सरकार क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? करेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, कोई गलत काम करेगा, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे राजस्थान की हो, करेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे। योगी जी की आपने भूमिका की बात की, योगी जी से ही प्रियंका वाड्रा ने बात की और उसके बाद से फिर इन बसों की पेशकश उन्होंने स्वीकारी, उसके बाद से पूरा मामला आगे बढ़ा। प्रियंका वाड्रा क्या जानबूझकर ऐसी परिस्थिति अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही थी? मैंने यही कहा है कि उन्होंने ऐसा गलती की है कि योगी जी ने सहज भाव में एक साधु सन्यासी संत स्वभाव से उन्होंने हर चीज को लेकर स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने फर्जी तरीके की सूची दे दी और रास्ता जहां पे बसें मिलेंगी उसकी गलत जानकारी दी। तीसरी काम उन्होंने किया कि अपनी बसें ना देकर उन्होंने राजस्थान सरकार की बसें दे दी। राजस्थान सरकार उनकी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको बनाकर उन्होंने काम किया, उन्होंने राजस्थान सरकार को अपनी प्रॉपर्टी बना के काम करने का काम किया। ये एक हमें आपत्ति है और प्रियंका जी ने जिस तरीके से किया ये एक किसी को भी ऐसे समय राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए था, इसकी आपत्ति हमारी है। उन्होंने राजनीतिक लाभ उस समय उठाया जब देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, जब उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा काम करके जो हमारे वहाँ ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा निकल रही है, जो हमारे वहाँ जो मृत्यु रेट है वो कम है, जो हमारे वहाँ आने वाले श्रमिक हैं उनको हम क्वारंटीन भी कराते हैं, उनको सब जगह करते हैं। आज उनकी बुराई तो कांग्रेस के विधायकों ने की है, राजस्थान के विधायकों ने भी करी है, कुछ विधायकों ने, और उत्तर प्रदेश के भी कांग्रेस के विधायक ने उनकी बात को कहा है कि आप अपने वहाँ करा नहीं रहे और आप यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपका पॉलिटिकल स्टंट है। हम नहीं कह रहे हैं, उनकी पार्टी के विधायक आज ये करने के लिए मजबूर हुए हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको करने की आवश्यकता ऐसी क्यों पड़ी थी, ये मेरा आपसे कहना है। ठीक, धन्यवाद आपका दिनेश शर्मा जी, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जुड़ते हुए, जिनका ये कहना है कि प्रियंका वाड्रा को ऐसे वक्त पर कम से कम इस तरह का राजनीतिक स्टंट नहीं करना चाहिए, ये उनका आरोप है और इसी तरह से वो मान रहे हैं। अंजना जी आपने मेरी एक बात आप सुनेंगी, एक बात आपने मेरी सारी बातें करी, आपने सचिन जी से मेरा आमना सामना नहीं कराया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर उनसे पूछिएगा कि राजस्थान वो कब से हमारे प्रवासी भारतीयों को लाने का काम कर रहे हैं, कब वो पंजाब और महाराष्ट्र सरकार को कब से वो अपनी सहायता पहुंचाने का काम करेंगे, ये प्रश्न से जरूर पूछिएगा। जरूर पूछूंगी और सचिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए किसी दिन ऐसा जरूर होगा, मैं तो चाहता था उनका आमना सामना हो। चलिए किसी दिन ऐसा जरूर होगा, मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगी। बहुत धन्यवाद आपका दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। सरकार का पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार का कहना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।